हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है एंड मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस लेता हूँ और 11, 12 जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11th का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। ना क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि बोर मॉडल फ्लॉप क्यों हो गया, फेल क्यों हो गया। तो बोर ने बहुत अच्छे से हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन को अगर आपको देखना चाहते हो तो आपको उसको शेल में ढूंढना होगा और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ्स में घूमता है, जिनको हमने पहले ऑर्बिट कहा था और बाद में हमने नाम क्या दिया था, एनर्जी शेल। उन्होंने यहां तक भी बता दिया था कि अगर आप न्यूक्लियस से इतना दूर जाएंगे तो आपको पहला शेल या दूसरा शेल अकॉर्डिंगली मिलेगा और वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डुअल नेचर ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया था, एक्सपेक्टेड उन्होंने शेल्स को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से डी ब्रॉगली ने बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी वेव नेचर होता है। पार्टिकल लाइक नेचर तो इलेक्ट्रॉन के पास है ही, पर उसके पास वेव नेचर भी होता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मतलब है कि उसके पास वेव नेचर होगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ में ना घूमने की बजाय वो वेव की फॉर्म के अंदर घूमेगा। तो बोर ने डुअल नेचर ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनका ये वाला कॉन्सेप्ट बोर मॉडल फ्लॉप हो गया। दूसरी चीज, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने तो क्लियर कट बता दिया कि आप इलेक्ट्रॉन को तो लोकेट ही नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक है उसको तो देखने में, लोकेट करने में वैसे ही प्रॉब्लम है। ऊपर से उसकी जो स्पीड है वो इतनी हाई है लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंगली कि आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह पर लोकेट कर ही नहीं सकते। सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अगर बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं तो उनको लोकेट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता। एडविन स्क्रॉडिंगर हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को आगे स्टडी किया और नए सिंबल्स यूज किए। जो नया सिंबल था वो था वेव फंक्शन, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। इसको हम PSI साई कहते हैं। और एडविन स्क्रॉडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन के अंदर उन्होंने सेकेंड डेरिवेटिव लिया वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सेकेंड डेरिवेटिव लिया वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सेकेंड डेरिवेटिव लिया वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, प्लस किया 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इंटू v माइनस u साई which is equivalent to z। तो ये इक्वेशन उन्होंने निकाली टू सॉल्व साई की वैल्यू। इनफैक्ट इस इक्वेशन को हम स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वेव फंक्शन का इलेक्ट्रॉन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही ये बन गया सेकंड डेरिवेटिव वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सेकंड डेरिवेटिव वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस। पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, E क्या होता है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, V क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वेव फंक्शन साइन है। यूजुअली हम इस इक्वेशन से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे हम निकाल सकते हैं और उसके वेव फंक्शन की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन थी निकालने के लिए। इसको आप बुक्स में सिंपल फॉर्म के अंदर भी देख सकते हैं, जहां पे वो
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बट वो हमारे को नीड नहीं है। इनफैक्ट इस इक्वेशन की भी हमारे को नीड नहीं है, बट ये हम हायर स्टडीज में करते हैं। इनफैक्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर्स की बजाय कंप्यूटर्स की नीड पड़ती है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास टेक्निकली इसकी वैल्यू आती है, साई की वैल्यू आती है, वेव फंक्शन की वैल्यू आती है। पर टेक्निकली वेव फंक्शन, ठीक है ना, या फिर एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू निकलती है। पर हमारे लिए वेव फंक्शन इज नॉट एक्चुअली हैविंग अ सिग्निफिकेंस। जो असली सिग्निफिकेंस होता है वो इसकी वैल्यू को स्क्वायर करने का होता है, क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी बताता है। देयरफॉर हम क्या प्रेफर करते हैं, साई स्क्वायर। ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताता है एक पर्टिकुलर जगह पर, न्यूक्लियस के आगे पीछे। तो टेक्निकली लेट्स सपोज अगर ये हम अज्यूम कर लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके आगे पीछे हर एक पॉइंट पर हम साई की वैल्यू निकालते हैं। प्रॉब्लली आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज इट इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल। तो हम हर एक पॉइंट पर साई की वैल्यू निकालते हैं इस स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन से। जिस जगह पे साई की वैल्यू ज्यादा आती है फिर हम उसको स्क्वायर करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस जगह पे पता चलती है। हर पॉइंट पे देखिए आप, हमने साई की वैल्यू निकाली है, जिसको हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। हो सकता है कि यहाँ पे भी वैल्यू साई की आ रही है, पर आप जब देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से अगर आप दूर जा रहे हैं तो साई की वैल्यू ज्यादा अच्छी नहीं आ रही। इनफैक्ट ये जो प्लेसेस है, ये जो पोजिशन है, ये डॉट्स आपस में डेंस भी नहीं है। तो अगर ये डॉट्स डेंस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम टाइम स्पेंड करेगा, प्रोबेबली आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढना है कि कहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है एग्जिस्ट करने की, तो आपको उस जगह को लोकेट करना होगा जहां पे ये डॉट्स, ये पोजीशंस जो है वो ज्यादा डेंस है। इन डेंस पोजीशंस को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। तो जब आप इन डेंसिटीज को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा आपस में क्लोज है, वहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा होती है। तो साई स्क्वायर को अब हम क्या मान के चलते हैं, ऑर्बिटल। तो बोर ने नाम दिया था ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन वो एक 2 डायमेंशनल जगह है। अब वो 2 डायमेंशनल है तो टेक्निकली वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, एरिया। पर डी ब्रॉगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो वेव की फॉर्म के अंदर है, इसीलिए वो कहां पे मिल सकता है या कहां पे उसके मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो है जगह ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर टेंडेंसी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऑलमोस्ट 90 to 95%। तो उस स्पेस को हम साई की वैल्यू के साथ, डॉट के साथ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ऑर्बिटल चाहिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। 100% इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट नहीं कर सकते। तो अगर हम 100% इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की, वो हमें कहां से पता चलती है, ऑर्बिटल से पता चलती है। इसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं इसको, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन, जिसकी मदद से हमने वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था। अब उसी की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, शेप्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, राइट।
तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग, उन ऑर्बिटल्स के हमने नाम दिए हैं s, p, d एंड f, जो हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़े थे, राइट। तो उनकी हम शेप्स निकालने वाले हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो हम सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन की फॉर्म के अंदर एम्पलीट्यूड कितना है और डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है। इस ग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं वो भी 1s फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको न्यूक्लियस के कहां जाना पड़ेगा, पास जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के पास जाएंगे, टेंडेंसी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s ऑर्बिटल इंक्रीज कर जाएगा। बट आपको पता है कि सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन का नहीं है, किसका होता है, उसके स्क्वायर का, मतलब ऑर्बिटल का। तो हमने वही 1s का ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन साइड स्क्वायर एंड r। As you move closer to the nucleus for 1s orbital, probability of finding electron for 1s orbital increases। तो वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए, जो 1s के बाद आएगा। तो जब हम 2s ऑर्बिटल के लिए मूव करते हैं फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो आप देख सकते हैं अगर हम 2s का ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की लाइन के नीचे आ रही है, मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो पोर्शन जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिलेगा। ऐसी जगह जहां पे आप इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, नोड, या फिर हम उसको कहते हैं नोडल प्लेन। पर आप साइड स्क्वायर के ग्राफ को उसको ज्यादा अच्छा समझोगे। As you move close to the nucleus, tendency to find electron first increases and then decreases and becomes zero। तो ये भी जगह क्या हो गई, नोड और नोडल प्लेन। बट बाद में वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो ऐसा क्यों आ रहा है कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नहीं मिल सकती और उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीज कर जाती है। तो इसको हम s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं और पता लगाते हैं। तो हम बात करते हैं शेप ऑफ s ऑर्बिटल। ना न्यूक्लियस के अगर आगे पीछे हम s ऑर्बिटल के लिए, इनफैक्ट 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जिसको हम स्क्वायर करते हैं, तो हमने देखा था कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस ये वेव फंक्शंस की वैल्यू काफी अच्छी होती है, काफी हाई होती है, जिनको हमने यहाँ पे डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हर वो डॉट उस स्पेस, उस रीजन को आइडेंटिफाई करती है या उस रीजन को एक्सप्लेन करती है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस ऑर्बिटल को हमने नाम क्या दे दिया, 1s। लेकिन जब आप 1s से दूर जाओगे तो बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता, उस जगह को हम क्या कहते हैं, नोड या फिर नोड प्लेन। तो इसको आप एक सर्कल मत समझ आना, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्फेयर, इट इज अ हार्ड स्फेयर। लेट्स सपोज सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद उसके राउंड अबाउट एक क्रिकेट बॉल है जो अंदर से डेंस होती है। इट्स नॉट अबाउट टेनिस बॉल, इट्स लाइक क्रिकेट बॉल जो अंदर से डेंस होती है। तो वो सारी डेंसिटीज जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, इसके आगे पीछे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जो होता है वो 1s होगा। लेकिन उसके बाद उसके बीच में एक स्पेस खाली रह जाएगा जिसको हम क्या मार्क करते हैं, नोड। और एंड देन लेटर ऑन उसके आगे पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट s ऑर्बिटल, जो किसका हो जाएगा, 2s का। टेक्निकली ये 1s को ही रिप्रेजेंट करता है, ये 2s को कर रहा है, और ये जो स्पेस है
इसको हम क्या कहते हैं, नोड। तो नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ns ऑर्बिटल में कितने होते हैं, n-1। अगर आप 1s लेंगे तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। अगर आप 2s ऑर्बिटल लेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। ये 1 होगा, आपको मिलता है। ऐसे ही आप 3s ऑर्बिटल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, ये आ गया 1s, बीच में एक नोड आ गया, ये 2s आ गया, ये 3s आ गया। तो ये जो डॉट्स हैं ये एक तरह के स्पेयर्स हैं जो एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। बट सर्कल वर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। पर आप इमेजिन कीजिए एक छोटा सा लेमन है ना, नींबू का पीस है, उसके ऊपर एक 3 डायमेंशनल रिंग है, उसके ऊपर एक और रिंग है। ऐसे करते करते आप 1s 2s 3s 4s को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 नोड्स आ जाए, तो ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये दोनों क्या है, नोड्स आ गए। अंदर 1s है, देन 2s है, एंड देन बाहर हमने क्या कर दिया, 3s। सिंस इतनी सारी डॉट्स हम ड्रॉ नहीं करते, तो हमने इनके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी डायग्राम ड्रॉ करने की बजाय प्रेफर किया, हमने कौन सा शेप ड्रॉ करना, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। और s ऑर्बिटल सिंस स्फेरिकल है, तो s ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या निकल के आती है, स्फेयर। अब ये तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंगली, अगर आप इसको z एक्सिस मानते हैं, x एक्सिस मानते हैं, y एक्सिस मानते हैं, तो ये शेप जो है वो क्या हो जाती है, स्फेरिकल। एंड यही एक ऐसा ऑर्बिटल है जो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं और लोग इसको सिंपली स्फेयर की फॉर्म के अंदर भी ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हर एक्सिस पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जहां पे इस पोजीशन को हम क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियस मान लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास s ऑर्बिटल की शेप आई। अब हमारे पास किसकी शेप है, p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल की शेप को हम डम्बेल शेप भी कहते हैं। अब टेक्निकली अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करो अराउंड द न्यूक्लियस, तो अगर ये न्यूक्लियस है तो इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो ज्यादा आ गई है। बट हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम प्रेफर करते हैं, तो हमारे पास p ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा आता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, डम्बल शेप। और ये एक्सिस स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए ये x एक्सिस के ऊपर भी है, y एक्सिस के ऊपर भी है, z एक्सिस के ऊपर भी है। इस डॉट को हम क्या मानते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसलिए वो क्या बन जाता है, नोड। तो ये 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपके पास ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो जितना इसका लोब x एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही y एक्सिस के ऊपर भी होगा। इसको हम क्या मार्क करते हैं, px। ऐसे ही ये आ जाएगा y एक्सिस के ऊपर, इसको हम क्या मार्क करते हैं, py। और हमारे पास थर्ड आ गया z एक्सिस के ऊपर, इसको हम क्या लिखते हैं, pc। तो ये हमारे हो गए p ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है, डम्बल शेप। नेक्स्ट हम देखेंगे d ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल को हम डबल डम्बल भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल एक्सिस में भी होता है और प्लेन में भी होता है, और इसके अंदर 5 हमारे पास शेप्स आती हैं। हमें क्वांटम नंबर्स में वो पता है। ये आ गया एक्स और वाई एक्सिस, इसे कहते हैं डी एक्स वाई। देन ऐसे ही प्लेन के अंदर हमारे पास आते हैं वाई और जी एक्सिस ले लें, इसे कहते हैं वाई जी। तीसरा हमारे पास जो आता है इसके अंदर ये हो गया एक्स और जी एक्सिस, एक्स जी और जी एक्स भी कहते हैं। ये तीनों जो है ऑर्बिटल्स ये प्लेन के अंदर होते हैं। हालांकि अभी आपको इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, पर 12th में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के अंदर हम इसको काफी अच्छा यूज करते हैं और कोऑर्डिनेशन में भी काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो हम मेरे जो लेक्चर्स हैं डी और एफ ब्लॉक से, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बाकी के जो दो ऑर्बिटल हमारे पास आते हैं वो एक्सिस के ऊपर ओरिएंट होते हैं। उसे कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आखिरी हमारा होता है डी जी स्क्वायर। इसमें जी एक्सिस के ऊपर एक लोब होता है और उसके अराउंड एक रिंग होती है। इसको हम डोनट शेप भी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए ऑर्बिटल्स की शेप। तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑर्बिटल्स की शेप। हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स क्या आते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स एसोसिएटेड टॉपिक के साथ मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।